Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. So today we are going to discuss the next part of the Old English period. In the last lecture we have discussed about the very general introduction, the very general sketch, or the very general, you can say, the flow chart of the English history, that how the English history was started from the Old English period and then it ends in the modern period. So in this lecture we are going to have a very detailed discussion about the Old English period. In this video I am going to cover the highlights of the Old English period, the poetry of the Old English. Then in the poetry I will discuss that what is the alliterative verse, क्या क्या थीम्स थे उस टाइम की पोइट्री के, मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कौन सी थी, किस तरीके से हमें एट दैट टाइम डेटिंग की प्रॉब्लम होती थी, लाइक हमें नहीं पता होता था कि किस ईयर में किस टाइम पर ये काम हो रहा है, रिलीजियस वर्क्स कौन कौन से थे, किस तरह से थे, एलिजिक एंड हीरोइक वर्सेस, ये बेसिकली थीम्स है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एलिजी लिखी जाती थी और हीरोइक वर्सेस लिखी जाती थी। एंड देन प्रोज ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश। अब होता क्या है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमारे पास दो जॉनराज हैं, एक पोइट्री है और एक प्रोज है। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, एल्फ्रेड और एल्फ्रिक का भी आगे जाके जिक्र आएगा। और इन द प्रोज आई विल डिस्कस द अर्ली ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, कि किस तरीके से एट दैट टाइम लैटिन जो थी वो इन यूज़ थी और लैटिन जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। और बाद में हम पढ़ेंगे द लेट 10th एंड 11th सेंचुरी में प्रोज का पार्ट। स्टार्ट करते हैं द ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आई हैव पुट अ वीडियो ऑन एंग्लो सेक्शंस और बेओवुल्फ। इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट बेओवुल्फ तो आपको सारी ओल्ड इंग्लिश समझने में इशू हो सकता है, देन गो एंड वॉच द वीडियो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। The first line is the Old English literature, also called the Anglo-Saxon literature written in the Old English 650 to 1100 century. ये आप लोग देख लें कि 650 to 1100 एंग्लो सेक्शंस का टाइम पीरियड था और मैंने बहुत क्लियरली, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि एंगल्स कौन थे, सेक्शंस कौन थे, हु वर द ज्यूट्स, किस तरीके से इंग्लैंड का नाम पड़ा, एंग्लो सेक्शंस की क्या हिस्ट्री है, हाउ वी कॉल देम द एंग्लो सेक्शंस, हर चीज़ को हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। और इसकी जो एक वर्क है वो बेओवुल्फ है, जो कि आप हर टाइम पे पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश हिस्ट्री की बात करते हैं तो विदाउट बेओवुल्फ आप उस हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे हर चीज़ में, क्योंकि बेओवुल्फ के अंदर हमें हीरोइक वर्सेस भी मिलती हैं, एपिक का भी जिक्र, ये एपिक है चूँकि, और इसके अंदर हमें डिफरेंट वॉर्स के, वॉरियर्स के बारे में, जो उनके फेट के कॉन्सेप्ट्स थे, ग्रीक फिलोसफर्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनकी मिथोडोलॉजीज थी, बहुत सी चीज़ें हमें बेओवुल्फ में मिलती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जर्मैनिक एपिक है और एपिक का भी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है कि एपिक इज़ द लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली एक हीरो का जिक्र करते हैं, एक ट्रेजेडी का जिक्र करते हैं। हीरो हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग, ठीक है, उसको वो बहुत लाइक वॉरियर की ट्रेड्स होती हैं उसके अंदर। ये हर चीज़ एक एपिक का पार्ट होता है, डेट आई हैव डिस्क्राइब्ड इन माई वीडियो एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश पोएम। इस चीज़ को आपने याद रखना, ठीक है। इसके भी डेट्स कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 700 या 750 के राउंड अबाउट ये लिखी गई थी। और इसके अलावा काफ़ी इंग्लिश के वर्क्स थे जो कि पोइट्री बेस्ड थे, द वॉन्डरर, द सी फेयरर, द बैटल ऑफ द माल्डन एंड द ड्रीम ऑफ द रोड। ये सारे के सारे जो वर्क्स थे ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये अभी तक सर्वाइविंग है। और एक बात आपने याद रखनी है कि वहाँ की जो पोइट्री थी वो एलिट्रेटिव थी। ना वाई आई एम सेइंग एलिट्रेटिव, एलिट्रेशन बेसिकली ना एक हमारे पास, पहले तो आप ये बात याद रखें कि हमारे पास दो डिवाइसेस थी जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में यूज़ होती थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं डैट यू हैव टू रिमेंबर। द फर्स्ट वन इज़ द एलिट्रेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द कैनिंग। एलिट्रेशन हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम like in a sentence we use the repetition of the first letter of a sentence। यानी कि अगर मैं कहूँ a big black bug, इसके अंदर b जो है वो रिपीट कर रहा है, दिस इज एन एलिट्रेशन। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ a day, dawn, या कुछ भी इस तरीके से बात करूँ जिसमें फर्स्ट जो लेटर है वर्ड्स का वो रिपीट हो, रिपीटेशन हो, दैट इज़ एलिट्रेशन। तो ज़्यादातर एलिट्रेटिव वर्सेस होती थी। और उसके बाद हमारे पास है कैनिंग। कैनिंग भी एक मेटाफोरिकल फ्रेज़ है, एक मेटाफोरिकल डिवाइस है। ये यूज़ होता है कॉमन नाउन की जगह पे। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ कि देयर आर टू वर्ड्स, ठीक है, दो नाउन्स को एक कंपाउंड नाउन आप बना देते हैं, दो नाउन्स को इकट्ठा करते हैं किसी एक चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, बहुत ही प्यारी डिवाइस है ये। जैसे कि आप देखें, मैं आपको बोलूँ द वेल्स रोड, ठीक है, वेल की सड़क। अब इसका क्या मतलब है? वेल्स कहाँ पे होती हैं? इन समुंदर, ठीक है, समुद्र में होती हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं एक कैनिंग का एक डिवाइस यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप देखें एग्जांपल दी हुई है स्वान रोड,
इसको भी सी की डिपिक्शन के लिए यूज़ करते हैं. एंड एट द सेम टाइम दे वर यूजिंग द वर्ड्स लाइक द ल्यूनर क्लॉक. अब ल्यूनर क्लॉक हम किसको कह सकते हैं? चांद को. तो ये कुछ डिवाइसेस थी, कुछ कंपाउंड नाउन्स थे, एलिट्रेशन थी जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में यूज़ की जाती थी. अब एक बात आपने दूसरा पॉइंट भी रिमेंबर रखना है कि देयर वर द टू मेन फिगर्स ऑफ दैट टाइम. वन वॉज सैडमन एंड थर्ड वन वॉज सिनेवल्फ. इसको कुछ लोग कैडमन पढ़ते हैं, सैडमन पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू. अब ये दोनों थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया. जो कैडमन था वो तो ज़्यादातर उसने हाइम्स लिखी थी, यानी कि कुछ रिलीजियस पोम्स लिखी थी जो कि एट दैट टाइम क्योंकि रिलीजियस वर्क्स भी लिखे जाते थे, ठीक है, तो ज़्यादातर जो रिलीजियस थीम्स जिसने लिखे थे वो कैडमन था और सिनेवुल्फ. अब ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में जो ज़्यादातर हमें पोइट्री मिलती है वो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में मिलती है, यानी कि रिटन फॉर्म में मिलती है, क्योंकि एट दैट टाइम प्रिंटर्स तो थे नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि आपको बुक पब्लिश करके दे देते. तो अब था क्या? मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, यानी कि हाथ से लिखे हुए, आप उसको दस्ता कह लें या फिर हाथ से लिखा हुआ कागज़ कह लें, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे. अब उसमें 4 मेजर हैं, ठीक है. एक तो एग्जिटर है, एक जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है, एक वर्सली बुक है और एक बेओवुल्फ की अपनी मैन्युस्क्रिप्ट है. तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. मैं आपको इसके थीम्स भी वैसे कुछ बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश में हमारे पास फेट का थीम आता है, वॉर्स का आता है, और ब्रेवरी का, हीरोइक का, ट्रेजेडी बेस्ड थी. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एलिजिक होती थी. तो ये डिफरेंट थीम्स हैं ओल्ड इंग्लिश के. अब आप ये चीज़ देखें कि मैंने अपनी एंग्लो सेक्सन्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हेन द एंगल सेक्सन्स एंड ज्यूड्स व्हेन दे इन्वेड द एरिया, तो वहाँ पर जितने लोग आए थे ना, वो जब ब्रिटेन के अंदर आए थे तो वो अपने अपनी लैंग्वेजेस, अपने अपने डायलैक्ट्स, अपनी लैंग्वेज वेराइटीज़ अपने साथ लेकर आए थे. ना व्हाट डज दैट मीन कि अगर अभी हम डिफरेंट तरह के लोगों को या डिफरेंट ट्राइब्स के लोगों को इकट्ठा कर लें, वन फ्रॉम स्कॉटलैंड, वन फ्रॉम जर्मनी, वन फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, तो आप देखेंगे कि उन तीनों के डायलैक्ट्स, उन तीनों के लैंग्वेजेस, उन तीनों के जो कल्चरल बैकग्राउंड्स होंगे, दे विल बी डिफरेंट. तो इसी तरीके से जब वो 3 ट्राइब्स इन्वेड किए इन द ब्रिटेन, तो हुआ क्या कि उनके पास अपना एक जर्मैनिक मीटर था, यानी कि वो जिस मीटर में लिखते थे. अब मीटर में आपको बता दूं मीटर क्या होता है. मीटर इज़ बेसिकली द रिदम इन अ सेंटेंस रिटन इन अ वर्स, रिदम इन अ वर्स. अब मैं कैसे ही कह सकती हूँ, लाइक एक वर्ड के अंदर स्ट्रेस होता है, उन स्ट्रेस पैटर्न्स को हम सिलेबल बोलते हैं, कि यानी कि एक वर्ड में हम कितनी जगह पे स्ट्रेस पे कर रहे हैं. नाउ होता क्या है कि इन अ सेंटेंस देयर आर a sequence of the patterns, like one is the unstressed syllable and the other is the stressed syllable. तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं that make a meter. अब मीटर के आगे से 4 टाइप्स है, वो आप पढ़ेंगे, डेक्टाइल है, आयम्बिक है, ये सब है. अब मोस्टली वैसे मैं बता दूं जो अब तक ज़्यादातर यूज़ हुआ है, मिल्टन ने भी यूज़ किया है, शेक्सपियर भी, दे यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर बेसिकली क्या होता है कि 5 पेयर्स होते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के इन अ सेंटेंस और इन अ वर्स. तो हुआ क्या था कि 5th और 6th सेंचुरीज में हुआ क्या कि जर्मैनिक मीटर आ गया, ठीक है. लेकिन ओल्ड इंग्लिश को आपने एक चीज़ में याद रखना है कि इन द वेरी स्टार्ट जब लिखने का रवाज नहीं था, लोग रिटन वे को इतना नहीं फोकस करते थे, तो शुरू में टेल्स होती थी, कहानियाँ होती थी. जैसे कि हमारे जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चों को टेल्स, कहानियाँ सुनाते हैं, कोई वाक़या सुनाते हैं. इसी तरह से एट दैट टाइम कोई बुक्स, कोई प्रिंटर, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं थी. तो होता क्या था कि लोग किस तरीके से आपस में एक दूसरे से चीज़ें सीखते थे फ्रॉम द पैनेजिरिक. पैनेजिरिक होता है क्या है? असमन, यानी कि एक खुतबा, एक आप ये कह लें कि जो लोगों को कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जो स्पीच की जाती है, तो पब्लिक स्पीच आप कह रहे हैं, डैट इज़ द पैनेजिरिक. उसके बाद मैजिक प्लेज या मैजिक पोम्स वगैरह होती थी, शॉर्ट नैरेटिव्स होते थे, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज, लिटिल और नन सर्वाइव्स. कुछ पोम्स जो है वो हमारे पास लिखी गई हैं, कुछ प्रोजेस हमारे पास लिखे गए हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है. तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो द ओल्ड इंग्लिश वॉज स्टार्टिंग बाय द टेल्स, स्टोरीज के थ्रू स्टार्ट हुई. फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स आई और हाथों से लिखना शुरू किया. फिर किस तरीके से उनकी हमारे पास बुक्स बनी, ठीक है. 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने आपको जैसे बताई हैं, वर्सली है, बेओवुल्फ की अपनी है, जूलियस है, तो और एग्जिटर है. एग्जिटर की मैं आपको एक बात बता दूं, जो एग्जिटर बुक है ना, वो कहा जाता है क्रॉनिकल, यानी कि उसके अंदर जो मोस्ट पोम्स हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, वो ज़्यादातर एक बुक में सेव कर दी गई थी, दैट वाज द एग्जिटर बुक. तो इस बात को आपने याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश वॉज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ओरल इंग्लिश टू द रिटन इंग्लिश.
पहले ओरल थी, उसके बाद हमारे पास पैनाजिरिक, मैजिक और शॉर्ट नैरेटिव, ये चीज़ें आ गई। अब उसके बाद ये बताया गया कि किस तरीके से हमें मतलब पोइट्री किस तरीके से स्टार्ट हुई, लेट 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कैडमन ने काम शुरू किया था, उसने एक शॉर्ट हाइम लिखी थी, ठीक है, इन द प्रेज ऑफ द क्रिएशन। ये बेसिकली सारे ही एक बहुत अच्छा क्रिश्चियन पोइट था, तो इसके जितनी भी हमें वर्क्स मिलेंगे वो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी के ऊपर मिलेंगे। और एक और इसमें चीज़ है सेंट बीट, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सेंट बीट बेसिकली ये एक मतलब आप प्लांटिस्ट कह लें, एक बॉटनिस्ट कह लें, इसने बहुत से ज़्यादा ट्रांसलेशंस की थी फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, बहुत ही मेडिकल बुक्स को इसने किया था ट्रांसलेट। खैर किंग एथलबर्ट, ये वो बंदा था जिसने मतलब इसके टाइम पीरियड के अंदर जो हमारी इंग्लिश थी ना, हम ये नहीं कह सकते कि वो कब लिखी गई, पोइट्री किस तरीके से लिखी जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब बीड का हमें पता लगता है ना, बीड द वेनरेबल, उसकी उसने ट्रांसलेशन की थी। यानी कि आप ये एक डिफरेंस देख लें कि जो हिस्टोरिया एक्लेसिस्टिका जेंटिस एक्लोरम ये लिखा हुआ है, दिस इज इन द ओल्ड इंग्लिश, और एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल ये अब न्यू इंग्लिश में लिखा गया। तो ये एक काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कि एक जो इसके टाइम पीरियड में, ठीक है, वो 600 में हो रहा था, और एट द टाइम 7th सेंचुरी में कैडमन ने एक हाइम लिखी थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब फिर स्क्रिप्चर। अब कैडमन का जो काम था वो ज़्यादा स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड था। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? क्रिश्चियनिटी में बाइबल को एक स्क्रिप्चर कहा जाएगा, ठीक है, यानी कि द रिलीजियस थिंग, द होली थिंग स्क्रिप्चर कहा जाता है, ठीक है, विच वॉज एक्सपाउंडेड फॉर हिम बाय मॉन्क्स एट स्टीनिच हेल्क, नाउ कॉल्ड विट बाय, बट ओनली द हाइम ऑफ क्रिएशन सर्वाइव्स। कैडमन की सबसे ज़्यादा सर्वाइव्ड जो पोम है डैट इज़ द हाइम ऑफ क्रिएशन। इस चीज़ को आपने याद रखें। इसके अंदर हमें जितनी भी वर्सेस मिलती हैं ना वो क्रिश्चियनिटी से मिलती हैं, ज़्यादातर क्रिश्चियन थीम्स थे इसके अंदर। और मैंने आपको बताया कि जो एलिट्रेटिव एक वर्ड्स होती थी किस तरीके से होती थी, दैट वाज द रेपिटेशन ऑफ द लेटर्स इन अ वर्स, तो ये आपने याद रखना है। अब इसमें सारा आपको यही बताया गया इस पूरे पार्ट के अंदर कि सिंगल मीटर होता था। अब सिंगल मीटर क्या होता था कि 4 स्ट्रेस लाइन होती थी, एक ब्रेक भी होता था उसके अंदर, फिर सेकंड थर्ड स्ट्रेस होता था, फिर मतलब ये एक पैटर्न था, सिंगल मीटर यूज़ करने का भी एक पैटर्न था। तो एलिट्रेटिव वर्सेस बेसिकली इसमें यही बात है कि रेपिटेशन होती थी। एलिट्रेशन में हमारे पास जो मीटर्स यूज़ होते थे उन मीटर्स का जिक्र किया गया है। और एक और चीज़, जो पोइट्री थी ना वहाँ की, डैट वाज बेस्ड ऑन द फार्मूलाज। ना फार्मूलाज आर नो टाइप द फिजिक्स फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज टाइप बात नहीं हो रही यहाँ पे। फॉर्मुलिक मीन्स के हम लोगों को कुछ फ्रेजेस और फ्रेजेस के पैटर्न्स बताए गए थे इन द ओल्ड इंग्लिश। अब उसमें था क्या कि किस तरीके से करेक्टर्स की डिपिक्शन करनी है, किस तरीके से सोसाइटी को डिपिक्ट करना है, और ख़ास करके जैसे मैंने आपको बताया कि एट द टाइम कुछ रिटर्न इतना नहीं हुआ था, तो लोग पिक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आपस में एक दूसरे को चीज़ें एक्सप्लेन कर देते थे, ठीक है। एज द ईगल एंड द वुल्फ, like which wait during the battles to feast on the carrion and ice and snow which appears in the landscape to signal sorrow। यानी कि उन्होंने हर चीज़ की डिपिक्शन रखी हुई थी कि अगर मैं रेड कलर की बात कर रहा हूँ डैट मीन्स द डेंजर, अगर मैं ब्लू कलर की बात कर रहा हूँ डैट मीन्स द कामनेस और द सूदनेस। तो हर पिक्चर की एक डिस्क्रिप्शन होती थी, हर पिक्चर की एक आप ये समझ लें इमेजिनेशन होती थी कि अगर आप एक पिक्चर दिखा दें तो आपको समझ आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो किसी चीज़ को इम्प्रेशन देने के लिए, किसी चीज़ की एक इमेजिनेशन इनकलकेट करने के लिए हम लोगों को पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी जाती थी। और उसी दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये एंग्लो सेक्शंस का टाइम चल रहा था तो कितनी जल्दी उस ब्रिटेन ने एंग्लो सेक्शंस को, उस कल्चर को अडॉप्ट किया था, और आहिस्ता 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 ओरल से रिटर्न की तरफ इंग्लिश हिस्ट्री चल रही थी। नेक्स्ट आते हैं मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स पे। मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स का बताया दैट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द रिटन थिंग्स, लाइक कोई चीज़ जो कि एक कागज़ पे उतार दी जाए, किसी जगह पर लिख दी जाए, डैट इज कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट। और मैंने आपको ये भी बताया कि देयर आर बेसिकली 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स। एक हमारे पास जुडिथ आती है, जूलियस है, एक्सेटर है, और बेओवुल्फ की अपनी है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप ये देख लें, द जूनिस मैन्युस्क्रिप्ट है, वर्सली बुक है, इसमें सारा कुछ ये बताया हुआ है कि एक्सेटर बुक में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। लिरिक्स हैं, रिडल्स है, डायडेक्टिक। यस, डायडेक्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई पोम, ऐसा कोई वर्क जो कि किसी को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कि अगर मैं एक ऐसी पोइम लिखूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स को ये बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप वसल्लम के उसवाए हसना के ऊपर अगर मैं पोइम लिख दूँ तो इट मीन्स कि मैंने किसी टीचिंग को या टीचिंग प्रोसेस के लिए कोई चीज़ लिखी है, डैट विल बी कॉल्ड एज अ डायडेक्टिक पोम्स, ठीक है। एंड रिलीजियस नैरेटिव्स, जैसा कि मैंने आपको बताया एट द टाइम क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा
हाई लेवल पर थी, तो जितने भी वर्क्स थे हमारे पास वो क्रिश्चियनिटी बेस्ड आते थे। और वर्सली में बताया हुआ है कि सेंट्स की लाइफ्स थी और ये सब चीज़ें, ठीक है। येस, देयर इज़ अ वर्ड होमिलीज। अब होमिलीज का क्या मतलब होता है? होमिलीज भी हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। कैडमन ने जितने भी काम लिखे वो सारे के सारे बिब्लिकल पैराफ्रेजेस पे थे, और ये वो सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट्स में। और सारे वर्क्स, ये सारी चीज़ें तो डेट वाइज हमारे पास नहीं सेव है, लेकिन हाँ, जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास ओल्ड इंग्लिश की, ये अभी तक हमारे पास सर्वाइव्ड हैं और ये लाइब्रेरीज में रखी गई हैं। मीटर्स का मैं आपको बता चुकी हूँ। येस, देयर इज़ अ पर्सन किंग एल्फ्रेड। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि एल्फ्रेड बेसिकली क्या था और इसने किस तरीके से इंग्लिश को एक बूस्ट दिया था। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डेटिंग पे। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग मीन्स दैट हाउ वी हैड एन इशू टू डेट अ वर्क। लाइक हमें पता ही नहीं था कि किस सेंचुरी में काम शुरू हुआ। अब जैसे कि एक बहुत ही हैरान कुन बात है कि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा पुराना काम, सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्वाइविंग ओल्ड पोम दैट इज़ बेओवुल्फ, हमें अभी तक उसके राइटर का नाम ही नहीं पता कि वो लिखी किसने थी। हाँ, हम उसकी रिलीजियस चीज़ों को देखकर, उसमें जो उसकी क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे वर्सेस हैं जो हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो किसी क्रिश्चियन राइटर ने लिखी हैं, लेकिन वी डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द राइटर, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर डेट्स का भी इशू होता था। हम अब चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कैडमन ने हाइम लिखी थी तो वो तब मतलब कब लिखी थी, ठीक है। कुछ पोएम्स हमें मिल जाती है कैडमन के थ्रू कि अगर हाँ कैडमन की जो हाइम है ना उसके राउंड अबाउट जिन्होंने पोएम्स लिखी थी हमें उनका पता लग जाता है। एल्फ्रेड ने लेट 9th सेंचुरी में लिखी थी। अब बीड का भी हम ऐसे पता करते हैं कि बीड जब मतलब फोर्थ हुआ है ना वो 735 में, तो उसके कोई 50 डेज बिफोर के राउंड अबाउट उसने अपना डेथ सॉन्ग लिखा था। तो ये सारी की सारी आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये तकरीबन हमारे पास कुछ मेजर हमें पता लगता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को डेट्स कर सकते थे कि अच्छा अगर ये काम इस दौरान हो गया है तो मतलब दूसरा काम भी कंटेम्प्रेरी इसी टाइम में हुआ होगा, ठीक है। अगर वॉन्डरर लिखी है, बेओवुल्फ लिखी है, बाकी सारी पोम्स हैं, ड्रीम ऑफ द रोड है, वो कब कब लिखी गई है। लेकिन हमें बहुत इशू रहता है कि किस तरीके से 8th सेंचुरी 11th सेंचुरी के दरमियान ये सारे के सारे वर्क्स किए गए हैं, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको जैसे कि बताया कि कोई रिटर्न काम नहीं होता था। तो खुद ही अंदाज़ा कह लें, इमेजिनेशन कह लें, इसके थ्रू आप लोग डेट्स करते थे। रिलीजियस वर्स वॉज द मेन थीम, यानी कि मैंने आपको थीम बताया कि रिलीजियस थीम था, वॉरियर का थीम था, वॉर्स होते थे, फेट्स होते थे, ठीक है, बैटल्स थी, हीरोइक थे, ये डिफरेंट तरह के थीम्स थे। अब अगर मैं रिलीजियस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल बुक मानी जाती है ना, या कोई वर्क माना जाता है, तो वो सिनेवुल्फ का माना जाता है। अब सिनेवुल्फ के बारे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ। लाइक ही यूज द यूनिक सिग्नेचर्स। अब यूनिक सिग्नेचर्स हमारे पास ना एक बहुत मिस्टीरियस टाइप चीज़ है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ नेहा, ठीक है, NEHA। अब अगर मैं एक राइटिंग करती हूँ और मैं उसके अंदर नेहा को एक बहुत ही छुपे हुए अंदाज से या हिडन वर्ड्स में या फिर किसी इमेज की फॉर्म में कोई साइन बना के, सिंबल बना के नेहा के चारों लेटर्स पुट कर दूँ अपने वर्क के अंदर, किसी पोम के अंदर, किसी प्रोज के अंदर, और बस सबको पता लग जाए कि अच्छा इसके अंदर ये मतलब आ रहा है ना। N से अगर मैं कोई वर्ड बना दूँ, ठीक है, E से वर्ड बना दूँ, H से वर्ड बना दूँ और A से वर्ड बना दूँ, और इन चारों को मैं अपनी पोम के अंदर ऐड कर दूँ, इट मीन्स कि दैट वॉज माई यूनिक सिग्नेचर। इसी तरीके से सिनेवुल्फ ने क्या किया, सिनेवुल्फ ने अपनी ही पोम्स में 4 बेसिक उसकी जो एपिलॉग्स थे, ठीक है, उसने उसके अंदर यूनिक सिग्नेचर यूज़ किया। उसने अपने CYNEWULF, उसने अपने इन 8 वर्ड्स को, 8 लेटर्स को उसने यूज़ किया, ठीक है। तो ये एक उसका बहुत प्यारा सिग्नेचर माना जाता है। इसने क्रिप्टोग्राफी को भी यूज़ किया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिनेवुल्फ की जो राइटिंग थी वो कैसी थी। डैट वॉज वेरी एलिगेंट, टेक्निकल राइटिंग थी, और ज़्यादातर उसने काम किस पे किया था? क्रिश्चियनिटी पे। और ये चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आप इसमें देखेंगे कि द ड्रीम ऑफ द रोड था, ठीक है, और एक्सोडस है, और सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जेनेसिस, एक्सोडस एंड डैनियल, ये बेसिकली राइटर्स थे, ठीक है, नरेटिव्स थे ये। ऑफ दीज एक्सोडस रिमार्क डिक्शन, हाँ, डिक्शन और
बोल्ड इमेजरी। इमेजरी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किसी चीज़ को देख कर या किसी चीज़ को पढ़ के आप उसे जो इंप्रेशन लेते हैं, डैट इज़ द इमेजरी। और डिक्शन, द वर्ड चॉइस, तो ये सारी चीज़ें हैं वो मानी जाती थी रिमार्केबल एग्जोडिस को सबसे ज़्यादा अच्छा कहा जाता था। और बेओवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें भी बस एक सिंपल सी बात बताई गई है, एपोक्रिफा ऑफ द हीरोइन हु लेड द ज्यूज टू द विक्ट्री ओवर द एसिरियंस। एपोक्रिफा बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो किसी भी रिलीजियस वर्ड्स को बोल लेंगे आप, या किसी रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बोल देंगे जो कि कभी उस बुक का पार्ट था, बाइबल का फॉर एग्जांपल, और फिर उसको थोड़ा चेंज किया गया और एट एंड उसको निकाल दिया गया, तो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं। और अब हमारे पास है एलिजिक एंड हीरोइक वर्ड्स। अब एलिगी क्या होती है? एलिगी हमारे पास एक आप कह लें अ मॉर्न सॉन्ग, यानी कि आप किसी की डेथ पर रोना, और उस पर जो हम आप इसको नोहा समझ लें या फिर आप इसको कोई डेथ सॉन्ग समझ लें, तो एलिगी हमारे पास मतलब सिंपल अगर मैं आवाज़ कहूँ ना, तो रोने के लिए जो हम एक टर्म्स यूज़ करते हैं ना, कोई सॉन्ग बना लें तो उसको हम एलिजी बोलते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, एक एलिगी का वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था और हीरोइक वर्सेस लिखी जाती थी। ठीक है, द वॉन्डरर उसकी एग्जांपल आती है, या आप देख सकते हैं कि द वॉन्डरर की क्या स्टोरी थी और किस तरीके से उसमें एलिजी का जिक्र है। द सी फेयरर का है, ठीक है, और द हस्बैंड्स मैसेज, द वाइफ्स लेमेंट एंड द वुल्फ एंड ईड वेसर। ये सारे के सारे ना बेसिकली हमारे पास हमें सिचुएशंस देते हैं डिफरेंट तरह की, कि किस तरीके से हस्बैंड को अगर कंट्री से निकाला जा रहा है तो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक सेपरेशन हो रही है, उसमें एक एलर्जी का जिक्र आता है। ठीक है, जब एक बंदा बाहर चला जाता है और मतलब वो ये समझता है कि अब जो मेरी स्टेबिलिटी है या जहाँ मैं रहूँगा वो सिर्फ अब जन्नत ही है, तो ये डिफरेंट एक मतलब कुछ स्पिरिचुअल वे में है, कुछ वर्ल्डली वे में है, तो डिफरेंट तरह के जो हमारे पास थीम्स है ना एलिगी के, वो हमें ओल्ड इंग्लिश में मिलते हैं। अब ड्योर ये भी एक वर्क था, ठीक है, अब ये ऐसा वर्क था जिसमें एलर्जी भी था और एक हीरोइक फैक्टर भी हमें मिलता है। तो ये हाँ, इसमें बेवुल्फ का भी जिक्र है, ये तो मैंने आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से एक जीट्स का प्रिंस था, उसने ग्रेंडल के खिलाफ लड़ा, फिर उसकी मदर के खिलाफ लड़ा, फिर उसके बाद ड्रैगन के खिलाफ लड़ा, और एट द एंड उसने अपने मुल्क को बचाया और एट द एंड ही डाइड। तो ये तो पार्ट है हिस्ट्री का, ये चीज़ें हम बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं। येस, नाउ द लास्ट पार्ट केम, दैट इज़ द प्रोज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। प्रोज में हमारे पास क्या होता है? प्रोज मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ लिखना, या इंग्लिश में अभी हम प्रोज पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को हम प्रोज बोलते हैं। अब होता क्या है कि उस दौरान हमारे पास दो मेजर राइटर्स थे, एक था एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट को हम द फादर ऑफ प्रोज भी कहते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको डिफरेंट नाम मिलेंगे, लेकिन असल में जो फादर ऑफ प्रोज है डैट ही वॉज द एल्फ्रेड द ग्रेट। अब एल्फ्रेड द ग्रेट ने क्या किया, इसने वही देखा कि मेरे पास मतलब जो हमारे लोग हैं वो इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश की तरफ नहीं जा रहे, उसने क्या किया, लैटिन की बुक्स पकड़ी और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और उसने बाद में ये स्टेटमेंट दी कि भाई लोगों को वो किताबें पढ़नी चाहिए, मतलब अगर किसी को लैटिन नहीं पता, उसको इंग्लिश पता है, तो उनको वो किताबें पढ़नी चाहिए इन इंग्लिश, ताकि वो उनको नॉलेज दें। ठीक है, तो सिर्फ एक नॉलेज क्रिएट करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा स्टेप उसने लिया कि उसने ये बोला कि उसने कुछ बुक्स को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, एल्फ्रेड द ग्रेट वॉज द फादर ऑफ प्रोज, उसने प्रोज राइटिंग स्टार्ट की ट्रांसलेशन के अंदर। और उसके बाद एल्फ्रिक है, एल्फ्रिक हमारे पास आता है, हाँ इसका मैं आपको बताऊँ, ये हुआ क्या था कि एक तरफ पोइट्री लिखी जा रही थी, एक तरफ प्रोज लिखा जा रहा था। एल्फ्रिक ने क्या किया, पोइट्री भी उठा ली, प्रोज भी उठा लिया, दोनों को मिला के एक शेप दे दी, और ऐसी राइटिंग की जिसमें प्रोज भी था और पोइट्री भी थी, मतलब प्रोज पोइट्री लिखी उसने एक तरह से, जिसमें हमें प्रोज भी मिलता है, पोइट्री भी मिलती है। तो एल्फ्रिक और एल्फ्रेड इन दोनों का बहुत नाम है प्रोज में, तो इसको आपने याद रखना है। हाँ, यहाँ पर बीड का जिक्र आता है कि बीड ने ट्रांसलेशंस की थी हर्बेरियम की, ठीक है, और ये जो आगे बुक्स के नेम लिखे हुए हैं, तो ये कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी ट्रांसलेशंस किस किसने की थी जी। सर्टन बुक्स दैट आर नेसेसरी फॉर ऑल मैन टू नो, कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि हर आदमी को पढ़नी चाहिए। ये किंग एल्फ्रेड का एक स्टेटमेंट था कि उसने बोला था कि हर इंसान को कम से कम वो किताब पढ़नी चाहिए जो सबके लिए। तो उसने काफ़ी चीज़ें ट्रांसलेट की लैटिन से इंग्लिश में, और एल्फ्रेड ने ही अर्ज किया बिशप वर्फर्थ को, वो बेसिकली वॉर्सेस्टर में एक बिशप था, यानी कि बिशप वो होता है जो मतलब आप ये कह लें कि
जैसे हमारे एक रैंक्स होते हैं ना स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, इस तरह चर्च के भी रैंक्स होते हैं। तो एक अपर रैंक का बंदा, सीनियर बंदा, ही इज़ बिशप, तो उसने ट्रांसलेट किया डायलॉग्स ऑफ ग्रीक को, ठीक है। और उसके अलावा अल्फ्रेड ने बाकी भी काफ़ी स्कॉलर्स को बोला कि आप ये वाली बुक करें, ये वाली बुक करें, और उसने बहुत सी बुक्स को, खास करके द 7 बुक्स ऑफ हिस्ट्री अगेंस्ट द पैगन्स, यानी कि नॉन रिलीजियस लोगों के अगेंस्ट जो हिस्ट्री थी, उसने उसको भी ट्रांसलेट करवाया। तो अब ये चीज़ आप देख लें कि लिटरेरी प्रोडक्शन में अर्ली 10th सेंचुरी जो है वो नोटेबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ होमिलीज़ हैं जो कि वर्सली बुक में हमें मिलती हैं, और ये सारी की सारी हम कहते हैं कि हमें उस ही पीरियड यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड से ही बिलोंग करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द लेट 10th एंड 11th सेंचुरी प्रोज। इसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि एल्फ्रिक का क्या काम था। एल्फ्रिक वहाँ का सबसे अच्छा राइटर था, लाइक जिसने प्रोज और पोइट्री दोनों पे काम किया। एक मॉन्क था, ठीक है, चर्च में मॉन्क था, और इसने काफ़ी चीज़ें मतलब लिखी, इसने बहुत सा काम किया था, काफ़ी होमिलीज लिखी इसने। और एट दैट टाइम, हाँ एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, देयर इज़ रिटन ओवर हियर, बट ये सेकंड पॉइंट, बट द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इसमें भी बात है कि द प्रोज लिटरेचर ऑफ द मिड टू लेट 10th सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद द बेनेडिक्टाइन रिफॉर्म। Now the question arises that what is Benedictine prose, a reform? बेनेडिक्टाइन बेसिकली एक मोनास्टिक रिफॉर्म था, यानी कि चर्च रिलेटेड रिफॉर्म था, जिसमें हमें ये पता लगता है कि चर्च को एक डिसिप्लिन में, एक ऑर्डर में लाने के लिए, एक इस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए एक रिफॉर्म दिया गया था। उस रिफॉर्म का मकसद ये था कि जो लोग मतलब चर्च से दूर हुए हुए, चर्च में एक डिसिप्लिन नहीं है, एक रिलीजियस वे को या चर्च को उसकी पावर्स में वापस लाने का जो मकसद था ना, वो बेनेडिक्टाइन रिफॉर्म था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एथलवर्ड बिशप ऑफ विंचेस्टर एंड वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिफॉर्म ट्रांसलेटेड द रूल्स ऑफ सेंट बेनेडिक्ट। अब ये भी लैटिन में थे, लेकिन एथलवर्ड ने क्या किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो रूल्स थे बेनेडिक्ट के। But the greatest and the most prolific writer of this period was his pupil Alfric. अब एथलवोल्ड का जो स्टूडेंट था, that was Alfric. He was a monk. और उसने क्या किया, उसने काफ़ी वर्क्स लिखे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने 40 होमिलीज लिखी, ठीक है। ये कैथोलिक थी बेसिकली। अब आपको मैंने बताया वो डिफरेंस, डेट व्हाट आर द कैथोलिक्स एंड हु आर द प्रोटेस्टेंट्स। तो इसी तरीके से जो होमिलीज थे, नॉट इन दी साइकिल द लेटिन ग्रामर एट राइज ऑन टाइम इन नेचुरल हिस्ट्री पोस्टरल लेटर्स। पोस्टरल लेटर्स हमारे पास ये फिर रिलीजियस वे में आ जाते हैं, ठीक है, एंड सेवरल ट्रांसलेशंस। The works on the Benedictine reform were written during a very few remarkable decades around the turn of the millennium. इसमें कुछ ज़्यादा इतना important नहीं है। हाँ, the last line is that by the end of this period, English had been established as the literary language with a polish and versatility unequaled among the European vernaculars. यानी कि इंग्लिश जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो रही थी, जबकि यूरोपियन वर्नैकुलर्स यानी कि जो यूरोपियन की लैंग्वेज वेराइटीज़ थी, यूरोप की, हमारे पास एक डायलेक्ट्स थे, एक वेरिएशंस थी, उसके दरमियान जो एंग्लो सेक्सन्स इंग्लिश थी वो आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो रही थी। Thank you very much, and if you have any kind of queries and questions then you can ask. Allah Hafiz.